नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से है। आप सभी को शायद पता होगा कि इंडियन नेवी हमेशा अपनी फ्लीट में 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करना चाहता है, जिसमें से 2 हमेशा डिप्लॉयड रहने वाले और 1 हमेशा रिजर्व में रहने वाला है। इसी प्लान के चलते अभी नेवी की तरफ से 2035 तक 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अपनी सर्विस में शामिल करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। और हमारी नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से एक रिपोर्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट किया गया है। अभी इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर यूके और फ्रांस की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये दोनों देश अभी भारत के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे फिलहाल INS विशाल बोला जा रहा है, उसके लिए को डेवलपमेंट या डिज़ाइन लाइसेंस का ऑफर दिया जा रहा है। फिलहाल अभी इंडियन नेवी का सबसे पहले फोकस IC-2 के ऊपर होने वाला है, जो कि INS विक्रांत का एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। ये एक 45,000 टन क्लास का स्टोवेयर कैरियर होने वाला है, जिसे IC-2 या INS विक्रमादित्य 2 कहा जाने वाला है। इसका कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ के आसपास होने का एस्टिमेट किया जा रहा है और इसको 2033 से 2034 के बीच इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का टारगेट रखा गया है। IC-2 में हमारे बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह स्की जंप कन्फिगरेशन देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस बार इसमें एडिशनल स्टेल्थ सेंसर और शिप हेल्डिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया जाने वाला है, जो कि INS विक्रांत के ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को बेस करके मॉडिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसके अंदर UAVs को भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होने वाली है। लेकिन अभी फ्रांस और यूके की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा है, यह INS विशाल के लिए दिया जा रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन से लेकर 70,000 टन के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ये टेक्निकली इंडियन नेवी का पहला सुपर कैरियर बनने वाला है। इसमें ईमल सिस्टम, अरेस्टेड रिकवरी गियर और पूरा कैटोवर सिस्टम मौजूद होने वाला है। अभी फ्रांस की नेवल ग्रुप की तरफ से INS विशाल के लिए एक हाइब्रिड डिजाइन को ऑफर किया जा रहा है, जो कि उनके पैंग एयरक्राफ्ट कैरियर का ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ये डिजाइन 75,000 टन का डिस्प्लेसमेंट और ट्रिपल ईमल सिस्टम के साथ आने वाला है। फ्रेंच साइड का कहना है कि इसका जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत के किसी सीपैड में किया जा सकता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले सारे टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर किया जाने वाला है। दूसरी तरफ यूके की तरफ से भारत को लगभग सेम तरीके का ऑफर दिया जा रहा है। मैलाबार एक्सरसाइज 2025 के दौरान HMS क्वीन एलिजाबेथ और INS विक्रांत के डुअल कैरियर ऑपरेशन के बाद BAE सिस्टम की तरफ से अभी क्वीन एलिजाबेथ क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर में एक ईमेल मॉडिफाइड वर्जन, नई डेक लेआउट डिजाइन के साथ F-35B जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी को ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने बोफर FS-77 155 mm स्टैंडर्ड की हाउजर को एक नए अवतार में अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव बॉर्डर टेंशन और रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट से मिले लेसन के बेस पर होने वाली है, जहां आर्टिलरी मोबिलिटी, रिलायबिलिटी और सर्वाइबिलिटी सबसे क्रिटिकल फैक्टर पाए गए थे। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस एक मॉडर्न रिकॉयल सिस्टम और ऑक्सिलरी पावर यूनिट को हाइड्रोलिक और डीजल बेस्ड सेटअप से हटाकर एडवांस इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में कन्वर्ट करने पर होने वाली है। और अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी की तरफ से इस प्रोजेक्ट में एंटी पावर सिस्टम को L1 बिडर घोषित किया गया है, जो कि आर्मी की इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव कंपोनेंट को सप्लाई करने वाली है। बोफर्स FS-77 गन की बात करें तो इनको 1980s के टाइम में खरीदा गया था और कारगिल वॉर के दौरान इनका फायर पावर भी साबित हो चुका था। लेकिन खराब वेदर कंडीशन में और खराब टेरेन में इसका हाइड्रोलिक रिकॉयल सिस्टम और डीजल APU सिस्टम अक्सर फेल हो रहे हैं, खास करके लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड रीजन में और राजस्थान के डेजर्ट कंडीशन में, जहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई और लो कंडीशन में चला जाता है, वहां पर इन सिस्टम में दिक्कत पाए जा रहे हैं। इसीलिए अभी आर्मी की तरफ से इनमें इलेक्ट्रिक रिकॉयल ड्राइव को इंस्टॉल करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि हाई टॉर्क सर्वो मोटर पर बेस्ड होने वाली है। इससे रिकॉयल स्मूथ होने के साथ साथ फायरिंग रेट 6 राउंड के आसपास पर मिनट के हिसाब से इम्प्रूव होने वाला है और बैरल की लाइफ भी 2000 राउंड से इंक्रीज होकर 3000 राउंड या उससे ज़्यादा होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ APU को भी लिथियम आयन बेस्ड साइलेंट इलेक्ट्रिक APU में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि 8 घंटे तक का कंटिन्यूस पावर को डिलीवर कर सकता है। ये पूरा अपग्रेड वोफर को अगले 15 से 20 साल के आसपास सर्विस में रखने में मदद करने वाली है और ATA जैसे मॉडर्न आर्टिलरी गन के डिजिटल सिस्टम के साथ नेटवर्क वॉरफेयर में सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है। सोर्सेज के हिसाब से आर्मी का डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस की तरफ से इस प्रोजेक्ट को इन हाउस में ही एग्जीक्यूट करने का फैसला किया गया है, ताकि कम कॉस्ट के अंदर इनको अपग्रेड किया जा सकेगा।
प्लान के मुताबिक इन गन्स का प्रोटोटाइप मिड 2026 में ट्रायल के लिए तैयार होने वाला है और अभी पहले फेज में से 200 गन को अपग्रेड करने का टारगेट रखा गया है और इसमें 150 करोड़ से लेके 200 करोड़ के आसपास खर्च होने की उम्मीद किया जा रहा है, यानी कि पर गन के हिसाब से यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास खर्च होने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच एक शॉर्ट टर्म की कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही हो चुका है और अभी न्यू दिल्ली में हुई ब्लास्ट के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने लगे हैं। इस बीच एक ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम में एक इंडियन एयरफोर्स की C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को कराची के आसपास उड़ता हुआ स्पॉट किया गया था और सबसे बड़ी बात यह कि इसका ट्रेल सबसे पहले कराची एयरपोर्ट के आसपास स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद ये सर्किट रीजन में उड़ता हुआ इंडियन एयरस्पेस में एंटर कर गया था। इसके बाद ये सवाल उठने लगा, क्या ये एक्चुअल एयरस्पेस वायलेशन था, क्या ये कोई कॉबर्ट मिशन था या फिर ये कोई जीपीएस स्पूफिंग ऑपरेशन था, जिस वजह से इंडियन एयरक्राफ्ट कराची में उड़ता हुआ स्पॉट किया गया था। ऐसा आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में देखा जा सकता है और ज्यादातर चांसेस यही होगा कि इस तरीके की इंसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इन्फ्लुएंस में हो सकता है। ये इंसिडेंट 13 नवंबर को 0.27 UTC पर नोटिस किया गया था, जिसमें C-130J का कॉल साइन ड्रैगन देखा गया था और ट्रैकर पर ये क्लियरली कराची से ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा था। लेकिन रिलायबल मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक इसका एक्चुअल डिपार्चर भुज एयरफोर्स स्टेशन गुजरात से हुआ था, जो कि कराची से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास दूरी पर मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट 25,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रूज कर रहा था और लगभग 322 नॉट की स्पीड को मेंटेन कर रहा था और ट्रैकर पर इसका रूट कराची के कोस्टल डिफेंस से बिल्कुल नजदीक तक जाता हुआ दिख रहा था। फिर एयरक्राफ्ट ने एक साफ टर्न लेकर अरबिंद सी की तरफ घूम गया था, जिसे ऐसा लग रहा था कि ये किसी ट्रेनिंग सॉर्टी में जिसमें रैपिड रिएक्शन ड्रिल या C-130J के कॉबर्ट ऑपरेशन जैसा कोई भी पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की नेवी की तरफ से भी अरबिंद सी में अपनी फायरिंग जोन को एक्टिवेट किया गया था, जो कि इंडियन पेट्रोल जोन से कुछ हद तक ओवरलैप कर रहा था। इसी पीरियड के अंदर भारत की तरफ से भी सेम रीजन में त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा था, जिस वजह से ज्यादातर चांस यही लग रहा है कि भारत की तरफ से सेम रीजन में जीपीएस स्पूफिंग को एक्टिवेट किया गया होगा, जिस वजह से नॉर्मल एयर ट्रैफिक रडार में ऐसा देखने को मिला होगा। अगला अपडेट एडी और तेजस मार्क 2 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रैडोम को लेकर है। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एडीए की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी किया गया, जिसमें LCA Mark 2 के लिए पोलराइजर के साथ ब्रॉडबैंड रैडोम को डेवलप करने का फैसला किया गया है। यह रैडोम बेसिकली तेजस Mark 2 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का सबसे क्रूशियल पार्ट होने वाला है, जहां से एयरक्राफ्ट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऑपरेट करने वाला है। अभी इस RFP में 2 मेजर प्रोजेक्ट को कंबाइन किया गया, जिसमें एक प्रोजेक्ट जयतारा होने वाला और इसी का एक सब प्रोजेक्ट निर्वेदा होने वाला है, जिसमें एक्चुअल ब्रॉडबैंड रैडोम और पोलराइजर के डिलीवरेबल मौजूद होने वाले हैं। दोनों नाम संस्कृत से लिए गए हैं, जो कि विक्ट्री और पेनिट्रेशन को सिंबलाइज करते हैं। इस RFP में कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट को भी वहां पे रखा गया, जैसे कि रैडोम का RCS कम होना चाहिए और RF फ्रीक्वेंसी 2 से 18 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर ऑपरेट करना चाहिए। इसमें पोलराइजर डायनामिक होना चाहिए ताकि जैमिंग और सिग्नल डिस्टॉर्शन को हैंडल करने में सक्षम होने वाला और परफेक्टली तेजस Mark 2 के नो स्कोर सेक्शन में फिट होना चाहिए। कसडी की तरफ से बिडर को क्लियरली ये बोला गया कि पॉइंट वाइज कंप्लायंस मैट्रिक्स को सबमिट किया जाना चाहिए और प्रोटोटाइप की डिलीवरी डील साइन होने के 24 से 36 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और ये शेड्यूल इतना टाइट इस वजह से होने वाला है क्योंकि ये टाइमलाइन तेजस Mark 2 के फर्स्ट फ्लाइट टारगेट, जो कि 2028 से 29 के बीच होने वाला है, उसके साथ अलाइन होने वाला है, जिस वजह से उससे पहले इनको तैयार करना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।